तो स्टार्ट करने से पहले ना तो हम ये देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो हमें पता है वो मूविंग चार्जेस के ऊपर कोई भी वर्क नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, वो कोई भी मूविंग चार्ज अगर कहीं किसी जगह से गुजर रहा है ना, उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जबकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर देती है, उसके ऊपर वो वर्क करती है। तो लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की। जब भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र आता है तो हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ा था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है फैराडेज लॉ से। तो उसकी एक मैक्सवेल इक्वेशन भी हमने पढ़ी थी, जो कि इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखी हुई है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। यहाँ पे जो है बी इज फंक्शन ऑफ टाइम है, इस वजह से बी इज फंक्शन ऑफ टाइम है, इस वजह से ये इज नॉट इक्वल टू जीरो है। इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो अब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्जेस को एक्सेलरेट करेगी, और उसकी एक्सेलरेशन की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा जायरेशन के ऊपर। उसको हमने आज स्टडी करना है। और उससे आगे ये लोरेंट्स फोर्स जो होती है ना, वो हमेशा ही परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्ट करती है। तो आगे हम जो वेलोसिटी यूज़ करेंगे वहाँ पे हम वी परपेंडिकुलर का साइन यूज़ करेंगे, ताकि बता सकें कि लोरेंट्स फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी मूव कर रही है। और परपेंडिकुलर वेलोसिटी मूव करने का हम एक और जगह से भी बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो वर्क नहीं करती। उन दोनों के दरमियान, फोर्स एंड वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल हो जाता है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, वो 90 डिग्री का हो जाता है। तो कॉज ऑफ 90 इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो यहाँ से भी बता सकते हैं कि वो वर्क डन नहीं करते। और इससे आगे हम एक एजम्पशन लेते हैं। वो एजम्पशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है ना, वो बहुत स्मॉल चेंज हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली ना कि फ्रैक्शनल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम इंटरवल की वजह से जो हो रही है वो वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी बहुत स्मॉल होगी। तो ये एक अजम्पशन यूज़ किया हमने, और आगे हम सिंपल जैसे पहले किया करते हैं, लोरेंट्स फोर्स से हम स्टार्ट करते हैं और इसकी कुछ ना कुछ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हम निकालना सीखते हैं। यूजिंग लोरेंट्स फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस पी। ये तो फार्मूला हो गया लोरेंट्स फोर्स का सिंपली। अब हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और ए हमने यहाँ पे वी परपेंडिकुलर डॉट लगा दिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये मैंने बता दिया था कि वी परपेंडिकुलर क्यों लगाया, क्योंकि लोरेंट्स फोर्स हमेशा ही परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मूव कर रही है यहाँ पे। और इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया पीछे, कि ना हमारे पास जो हमने सपोज किया है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जी डायरेक्शन में लग रही है, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में, जी एक्सिस ये लिया हुआ मैंने। तो अपवर्ड डायरेक्शन जी एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। और फैराडे लॉ की मदद से हम देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, और वो डायग्राम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इंड्यूस हो रही है, ये इसका रेडियस कंपोनेंट है, ये अजीमुथल एंगल बना रही है। और जबकि हमें पता है प्लाज्मा की बात कर रहे हैं हम, तो प्लाज्मा में पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसकी वजह से नेगेटिव इस तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव इस तरफ मूव करेंगे। यहाँ तक समझ आ गई सबको? समझ आ रही है या मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ? जी आ रही है सर। अच्छा चलो ठीक है। नहीं, सिर्फ मैग्नेट लोरेंट्स फोर्स है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें।
नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर वेरी करें टाइम के साथ साथ, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की होने की वजह से पार्टिकल्स एक्सेलरेट करेंगे, तो वर्क डन वगैरह भी होगा। हाँ, इसका मतलब है जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, उसके परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी है। हाँ तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ तो बी और वी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमने ये किया है कि वी परपेंडिकुलर का दोनों तरफ स्केलर प्रोडक्ट ले लिया, और ये चीज़ याद रखनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट करना है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं हम। इस तरफ भी वी डॉट वी परपेंडिकुलर डॉट ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने वी परपेंडिकुलर डॉट ले लिया। अब हमने अगले स्टेप में क्या किया, वी डॉट को हमने दोनों तरफ ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद हमने ये किया है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म बन रही थी ना, एम वी परपेंडिकुलर डॉट डी वी परपेंडिकुलर बाई डी टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 1/2 एम वी स्केयर, और इसका डेरिवेटिव भी इसी के इक्वल आएगा। 2 नीचे आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी टी। तो मतलब अगर हम इस वाली टर्म को इसके ये वाले डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इसको अगर हम फिजिकली देखना चाहें तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म आ जाएगी वो ये आ जाएगी। इसको अगर हम गौर से देखें ना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास अगर कोई दो वेक्टर सेम हो जाए ना, जैसे ए डॉट ए क्रॉस पी हो जाए या ए डॉट बी क्रॉस ए हो जाए, तो हमें पता वो साइक्लिक मोशन सिमिलर वेक्टर्स होते हैं, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। तो अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करें, वी परपेंडिकुलर और डॉट वी परपेंडिकुलर ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इनका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। जब यही चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी तो हमारे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू ई डॉट वी परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि वी परपेंडिकुलर हमारे पास ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एल है, एक लेंथ एलिमेंट हमने ले लिया, डी एल बाई डी टी। हमें पता है डी एल बाई डी टी डिस्टेंस का रेट अगर हम निकालें तो वेलोसिटी आ जाती है हमारे पास। तो यहाँ पे वी परपेंडिकुलर की जगह डी एल बाई डी टी लिख दिया मैंने। तो आगे अगर हमने वन जायरेशन के निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो सिंपल डी एल एलिमेंट का ना, अगर हम चाहते हैं कि पूरे एक अलोंग वन पीरियड अगर हमने जायरेशन का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मतलब वो उन पार्टिकल्स को कितनी एनर्जी मिल रही है और वो कितने एक्सेलरेट हो रहे हैं, ये चीज़ हमने निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे वन पीरियड के ऊपर। वन पीरियड क्या क्या मतलब है, हमें पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे हमने डिफाइन की है, वो जायरेशन के साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। अगर हमने ऐसे टी निकालना है तो 2 पाई बाई ओमेगा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट वन पीरियड की क्या हो रही है, 2 पाई बाई ओमेगा सी। तो हमने जो है डी बाई डी टी इंटू 1/2 एम वी स्केयर इसको लिख दिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मतलब अगर हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेना तो ये टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है ड्यूरिंग वन पीरियड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इंटीग्रेशन लगा दी। और वन पीरियड की बात करें तो वन पीरियड को हम क्लोज साइकिल से भी शो कर सकते हैं, कि इंटीग्रल के ऊपर हम क्लोज साइकिल ड्रा कर दें तो कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। और हमारे पास Q कॉमन है, मतलब Q कांस्टेंट है, Q को हम बाहर निकाल सकते हैं। नहीं, वो डी टी खत्म हो गया, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये डी टी आएगा, साथ डी टी मल्टीप्लाई भी होगा, और ये डेल्टा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने हमने उसे बताना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं, इसलिए हमने डेल्टा का साइन शो कर दिया ताकि आगे जाके आसानी हो।
ये तो हम मैथमेटिकल मेथड्स लगा के इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि हम इसका डेरिवेटिव बना सकें और एक दूसरी टर्म जो है वी परपेंडिकुलर जीरो होगी, आसानी हो जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो नहीं होगा ये सब। और आगे स्टोक्स थ्योरम हमें पता है वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है और ई डॉट डी एल डेल क्रॉस ई डॉट डी एस के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे अब वो चीज़ यूज़ होगी जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि बाय फेरेडे लॉ क्या था हमारे पास, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे डेल क्रॉस ई आ रहा था, जब हमने वापस यहाँ पुट किया तो डेल क्रॉस ई को हम माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी पुट कर सकते हैं, रिप्लेस कर दिया उससे, और माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी को हम बी डॉट भी लिख सकते हैं आसानी के लिए। तो हमने इसको कर दिया बी डॉट डी एस। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ पे आप सरफेस की बात कर रहे हैं कि ये सरफेस किस चीज़ का है। सरफेस हमारे पास जो है ना लर्मर ऑर्बिट जो बन रहा है हमारे पास, मतलब जायरेशन हो रही है, पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो रही है, वो एक्सेलरेट हो रहे हैं और एक लर्मर ऑर्बिट बना रहे हैं। हाँ, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। वो जो सर्कुलर पाथ उसको हम लर्मर ऑर्बिट कहते हैं। जो उसका सरफेस है ना उसको हमने कैपिटल एस से शो किया। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं कि अगर हम अपने फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में कर्ल करें तो थंब जो है हमें डायरेक्शन ऑफ सरफेस बता देगा। मतलब वो वेक्टर एरिया नहीं होता, वो बता देगा मैं सरफेस का किस तरफ होगा। और आगे एक चीज़ यहाँ पे आ रही है बी डॉट डी एस जो है ना, वो कह रहा है एज प्लाज्मा इज डायामैग्नेटिक। प्लाज्मा में आयंस भी होते हैं, प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। आयंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो बी डॉट डी एस इज लेस दैन ज़ीरो होता है आयंस के लिए, और बी डॉट डी एस ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसकी मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आई, लेकिन इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि, अच्छा इसको मुझे नहीं पता इसको कैसे कह सकते हैं, बिलाल भाई बता दें आप। सर नहीं है अंदर? अच्छा हम टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम। अच्छा ठीक है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं कि बी डॉट डी एस वो नेगेटिव भी हो सकता है, बी डॉट डी एस पॉजिटिव भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं, यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं क्यू यहाँ पे जो है ना, क्यू यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, क्यू यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आयंस हैं पॉजिटिव भी, इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव भी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं प्लस माइनस का साइन लगा के, ताकि हम जनरली लिख सकें इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी आयंस के लिए भी। और साथ ही इसके एक और स्टेप भी किया है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग जी डायरेक्शन है, और जो हमारे पास डी एस की डायरेक्शन होगी ना, डी एस का वेक्टर एरिया जो होगा वो भी अलोंग जी डायरेक्शन होगा। हाँ ठीक है, हाँ वो उसके परपेंडिकुलर होगा वैसे बिल्कुल। तो दोनों, हमने स्टार्ट में जो है ना अजम्पशन किया है कि बी जो है ना इन द डायरेक्शन ऑफ जी है। हम्म, हाँ वो हाँ वो जो है ना पैरेलल एंटी पैरेलल की वजह से ही शायद ये जो है ना लेस देन ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो का साइन लगाया होगा, वो जो एंगल चेंज हो जाता होगा। हाँ एक दफ़ा ज़ीरो हो जाएगा, एक दफ़ा 180 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वन थीटा इक्वल टू ज़ीरो पुट करके, बेशक आप 180 भी कर सकते हैं, वो प्लस माइनस के साथ अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो दोनों केस आ जाएंगे। अब क्या हुआ, ये जो बी डॉट वेक्टर था और डी एस वेक्टर था, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो बी डॉट मैग्नीट्यूड डी एस मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा ये होता है ना। कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारे पास बी डॉट आ गया। अब इस बी डॉट, ये सरफेस इंटीग्रल है और बी हमारे पास फंक्शन ऑफ टाइम है, तो हम इसको इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं इजीली, इसमें कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ पे ds को इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया जो है, अब ये सर्कुलर ऑर्बिट का ना एक लार्मर ऑर्बिट जो होता है ना सर्कुलर होता है, जो उसका अगर हम सरफेस एरिया देखेंगे वो पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल की फॉर्म में। तो हम लार्मर ऑर्बिट देख रहे हैं तो हमने आर एल से शो कर दिया, और हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। वहां से हमने देख लिया v परपेंडिकुलर बाय ओमेगा सी हो गया ये, ठीक है। और इसको हमने थोड़ी सी रीअरेंजिंग किया है, स्केयर ओपन किया है, ए को ओमेगा सी बाहर लिख दिया, ए को ओमेगा सी अंदर लिख दिया, स्केयर को डिवाइड कर दिया ओमेगा सी करके। आगे ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा सी की वैल्यू प्लस माइनस क्यू बी बाई एम होती है हमारे पास। तो क्यू बी बाई एम की वैल्यू पुट की, ये प्लस माइनस और इसके साथ ये वाला प्लस माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, मतलब दोनों कैंसिल आउट हो गए ना एक दूसरे के साथ। और इसके साथ ही हमने एक किया कि इसको प्लस और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 2 भी किया है, ताकि इसको 1/2 एम वी स्केयर बना सकें। इस वजह से ना, ताकि हम 1/2 एम वी स्केयर बना सकें, हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो के ये टर्म आ जाएगी ये वाली, ठीक है। उस 2p को उठा के नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो यहाँ से हमें पता चल गया एफ इज इक्वल टू ओमेगा सी बाय 2 पाई। एफ सी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है और ये लीनियर की बात कर रहे हैं, पहले हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी हमारे पास बी डॉट बाई एफ सी हो गई। और पीछे जो है ना, आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा मैग्नेटिक मिरर का, तो वहाँ पे हमने डिफाइन किया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि आई करंट और एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, म्यू इज इक्वल टू आई ए। और वहाँ पे हमने करंट की वैल्यू पुट की थी और एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर पुट की थी, और हमने एक पेज तक की डेरिवेशन है और एक रिजल्ट ड्राइव किया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, वो इसके इक्वल था 1/2 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। तो अगर हम इसको देखें ना, यहाँ पे ये जो हमारे साथ कोफिशिएंट में टर्म आ रही है 1/2 एम वी स्क्वायर बाई बी, ये भी बिल्कुल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के इक्वल आ रही है। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से, और इसके साथ ये जो बी डॉट बाई एफ सी बन रहा था, इसको हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग वन पीरियड ऑफ जायरेशन के अंदर चेंज कितना आ रहा है, मतलब बी डॉट है फिर डिवाइडेड बाई एफ सी लगा दी हमने वन पीरियड शो करने के लिए, ठीक है। बी डॉट पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डिवाइडेड बाई एफ सी कर दिया, एफ सी होता है वन साइकिल के अंदर कितनी जायरेशन हो रही हो, कितनी रोटेशन हो रही होती है, एफ सी उसे शो करता है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक पीरियड ऑफ जायरेशन में कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, 10। नहीं, हम यहाँ पीरियड की सिर्फ बात कर रहे हैं, हम पीरियड की बात कर रहे हैं, एक पीरियड को कंप्लीट करना, मतलब जैसे नहीं कहते कि ऑसिलेशन का एक पीरियड में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी सिंपल यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एक सेकंड में कितनी होती हैं जैसे, तो हमने इसको डेल्टा बी से शो कर दिया। इस तरफ रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, इस तरफ म्यू इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर इस चीज़ को देखें ना, इस चीज़ को भी हम म्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बी को मल्टीप्लाई कर दें, बी को डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा इंटू म्यू बी इज इक्वल टू म्यू डेल्टा बी। ठीक हो गया यहाँ तक। और इससे आगे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ना प्रोडक्ट रूल लगा दिया डेरिवेटिव का। पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पहला एज इट इज़, फिर हमने किया प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। अगर हम देखेंगे म्यू डेल्टा बी और म्यू डेल्टा बी कैंसिल आउट हो गए, और हमारे पास आ गया म्यू बी इंटू डेल्टा म्यू इज इक्वल टू 0। और बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्ट में हमने बताया ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, अजम्पशन भी थी हमारे पास स्लोली चेंज भी हो रही है। और जो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यू जो है वो इज इक्वल टू 0 है। और जब भी किसी चीज़ का डेरिवेटिव हम कह सकते हैं या किसी चीज़ का चेंज जो है वो इज इक्वल टू 0 हो, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम मतलब इतनी सारी चीज़ें हमने ऊपर इतनी सारी डेरिवेशन की एक चीज़ बताने के लिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब होता है वो कांस्टेंट है, मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर स्लोली वेरी करते हैं टाइम के साथ साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट का मतलब होता है वो कांस्टेंट है। मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर स्लोली वेरी करते हैं टाइम के साथ साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट का मतलब होता है वो कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक
डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट रहती है हमारे पास। तो मैग्नेटिक डाइपोल, अभी भी रिजल्ट हमारा कंप्लीट नहीं आया। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट होती है। इसको यूज़ करते हुए हम एक और फार्मूला ड्राइव करेंगे, एक थ्योरम ड्राइव करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना वहाँ पे, वो भी कांस्टेंट रहता है हमारे पास। कि मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो उस जायरेशन के अंदर, जो भी जायरेशन हो रही है उसके अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो हमारे पास लर्मर ऑर्बिट जो है उसका रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो उसका रेडियस कम हो जाएगा। ये हमारे पास रेडियस कम हो रहा है, रेडियस ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे भी तो इफेक्ट आएगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारे पास, फ्लक्स लेकिन कांस्टेंट ही रहेगा, ये हम प्रूफ करेंगे। तो फ्लक्स कांस्टेंट रहने के लिए कौन सी दूसरी चीज़ इंक्रीज होगी कि फ्लक्स कांस्टेंट रहे, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम वेरी कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, मतलब लर्मर ऑर्बिट एक्सपैंड हो रहा है या कंट्रैक्ट हो रहा है। और एक्सपैंड और कंट्रैक्ट होने का क्या मतलब है, अगर वो एनर्जी को लूज़ करेगा तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है ना, और अगर वो एनर्जी को गेन करेगा तो वो और कंप्रेस हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। और अब हम ये नीचे थ्योरम लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लर्मर ऑर्बिट इज कांस्टेंट, ये कैसे आया ये हम प्रूव करते हैं। इसी रिजल्ट को हमने प्रूव करना था, जिसकी वजह से हमने ये सारी ऊपर वाली डेरिवेशन की कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से कांस्टेंट रहता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास होता है बी इंटू कैपिटल एस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट जो होता है वो फ्लक्स के इक्वल होता है। एरिया की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, आर की वैल्यू को पुट कर दी वी बाई ओमेगा सी, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, और दोबारा इसको बी की फॉर्म में ले आए तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट निकल आएगा इजीली, मैं नोट सेंड कर दूंगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो अगर इस चीज़ को देखें ना, तो यहाँ पे पाई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है और क्यू भी कांस्टेंट है, और ये सिर्फ म्यू पे वेरी कर रही है, और हमने ऊपर बता दिया है कि म्यू भी कांस्टेंट है। म्यू कांस्टेंट है, इसको बताने के लिए हमने ऊपर वाली सारी डेरिवेशन की थी, नहीं तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे ये टॉपिक, फाई इज इक्वल टू बी एस, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हुए बताते हैं कि म्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी कॉन्स्टेंट होगा। तो हमें बताने की ये जो म्यू है ना, ये क्वेश्चन है भी बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसका डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो इनवेरिएंट होती है। जो लास्ट स्लाइड सर ने भेजी थी ना ग्रुप में, उसका जो ना लास्ट पे टॉपिक था, असाइनमेंट थी लिखी हुई कि आप प्रूव करें कि अगर हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसका डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, हाँ, अगर टाइम वेरिंग ना होती तो फिर हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही जीरो होना था। तो जहाँ ऊपर निकालते आ रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड सारी सॉल्व करते आ रहे हैं, वो ही जीरो हो जानी थी हमारे पास। हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आनी ही नहीं थी, बिल्कुल कुछ मूवमेंट ही नहीं होनी थी। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जब बी इंक्रीजेज होगी रेडियस डिक्रीज होगा, पहले भी ये बात की है, लेकिन किस तरह डिक्रीज होगा ये तो हमें तकरीबन ना पता नहीं, दूसरे चैप्टर के दूसरे या तीसरे लेक्चर से पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम इंक्रीज करते हैं तो ऑर्बिट का रेडियस भी डिक्रीज होता है, लेकिन वो किस तरह डिक्रीज होता है कि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहे, मतलब जितने भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास आउट हो रही हैं वो कांस्टेंट रहे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी चीज़ मैंने पहले बता दी थी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है, ये कंट्रेंट्स लिख दिया मैंने, ये है कंट्रैक्ट हो जाता है या कंप्रेस कर लें आप जो भी करना है, मतलब पार्टिकल अगर काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा तो वो कंप्रेस हो जाएगा, और अगर वो लूज़ करेगा तो वो अपना रेडियस जो है ना बड़ा कर लेगा, और उस मतलब सर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को लूज़ कर देगा तो एक टाइम आएगा वो सर्कल भी नहीं बनाएगा, सर्कल बनाना भी छोड़ देगा। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट कैसे रखेगा, और 3 मिनट रह गए हैं, इसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो जल्दी से मैं वाइंड अप कर लेता हूँ। हमने कहा जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज होगी जितनी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो इससे
हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स के कांस्टेंट रहने की वजह क्या है, मतलब किस वजह से कांस्टेंट रहेगा? अगर हम कहें कि उसके मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी या हम के नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया वहाँ पे जो है ना, अगर वो हम इंक्रीज कर दें, अगर हम एक सर्कल की बात करें ना, सर्कल के अंदर से कोई स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज की, सर्कल का रेडियस कम हो गया, सर्कल का रेडियस कम होगा तो जो उसकी एजेस से हमारे पास निकल रही होंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी, अब वो सर्कल के अंदर से नहीं गुजरेंगी, वो सर्कल के सरफेस के अंदर से पास आउट नहीं होंगी, तो हमारे पास फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब कम होगी। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को इंक्रीज कर दें, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान अगर हमारे पास था ना डिस्टेंस था, सपोज करें 2 सेंटीमीटर का था, हम उनके डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर कर दें, तो वो एक दूसरे से क्लोज हो जाएंगे, जब क्लोज होंगी तो उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स अब भी उस सर्कुलर रीजन के अंदर से पास हो जाएगा, कीपिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट। और यही सेम प्रोसीजर दूसरी तरफ होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर डिक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी लूज करेगी और सारा प्रोसीजर होगा। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगी वो पार्टिकल को एक दूसरे के करीब कर देगी जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और इस चीज़ को हम कहते हैं कि ना मैग्नेटिक कंप्रेशन भी कहते हैं। और मैग्नेटिक कंप्रेशन को अगर हम स्टडी करना चाहें ना, तो एंड पे टॉपिक एक है एडियाबैटिक कंप्रेशन, वो इसी चीज़ की एप्लीकेशन है। उससे हम करते हैं फ्लक्स, जो ना प्लाज्मा को हीट अप करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास ये दोबारा मैग्नेटिक मिरर के टॉपिक में से है कि हमारे पास एक ए मिरर है, एक बी मिरर है, एक सी मिरर है, एक डी मिरर है। ये एक्चुअली मिरर नहीं है, ये कॉइल्स हैं, मतलब ये कॉइल्स लगी हुई हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस वाले से बाहर निकल रही हैं और नहीं क्रॉस वाले से इंटर हो रही हैं, डॉट वाले से बाहर आ रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्लाज्मा हम इंटर करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ को वो कंप्रेस करेगा, हम और ज़्यादा इंटर करेंगे तो कुछ ना कुछ प्लाज्मा सी से डी रीजन के अंदर आ जाएगा, और सी से डी रीजन की अगर हम रेशो इंक्रीज कर दें कॉइल्स की तो उसको वो और ज़्यादा हीट अप कर देगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस होता भी है कि मेथड ऑफ प्लाज्मा हीटिंग को हम एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। और ये पढ़ लेना, थोड़ा सा फिर रह गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं, 1 मिनट रह गया और टॉपिक खत्म हो गया।